Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and this is where we left the previous class जहाँ पे हमने देखा था कि जी ये चार इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए. दिस इज़ v इक्वल u प्लस ए टी, s इक्वल v प्लस u ओवर 2 इंटू टी, s इक्वल u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये वो इक्वेशन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर एप्लीकेबल है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं. तो असल हमें इन इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने और उनकी ज़रा प्रैक्टिस करनी है. तो आइए ज़रा करते हैं इसका पोस्टमार्टम. तो हमसे कहा जाता है भैया मोटरवे डिजाइनर कैन अज्यूम दैट कार्स अप्रोचिंग अ मोटरवे एंटर्स अ स्लिप रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड विच इज द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड बिफोर जॉइनिंग द मोटरवे. तो स्लिप रोड पे इंटर हुआ कार विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड reach a velocity of 30 meters per second before joining the motorway. So the final velocity is 30 meters per second. तो that's pretty simple. कहता है calculate the minimum length of the slip road. ना length का मतलब technically वो distance जो कि गाड़ी travel करेगी. तो s is something which is unknown assuming that the vehicles have a constant acceleration of 4.0 meters per second square. तो एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट दी हुई है, आप देख रहे हैं. तो दिस एक्सेलरेशन इज 4.0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे खास तौर पर कोई कांस्टेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं है, हम खुद अज्यूम कर लेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. वैसे सीआई के क्वेश्चन बड़ा क्लियरली मेंशन होता है, जैसे भी हम पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ होगा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. नाउ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है. आई थिंक अगर मैं लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा क्योंकि हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो u पता है, v पता है और u पता है. तो ऑल वी हैव टू डू इज टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स. यहाँ पर हमें सिंपली सिर्फ और सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो उसके अलावा सब पता है. तो 2 एज इट इज़ एक्सेलरेशन की जगह आई एम गोइंग टू राइट 4.0 और s एज इट इज़ फाइनल वेलोसिटी इज 30 square minus initial velocity is 10 square. 2 into 4.0 is going to be 8.0. ये 30 square is 900, 10 square is 100, 900 minus 100 is going to be 800. तो s की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर्स. ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक और ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी लंबी करते हैं, टाइम पास करते हैं ताकि इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करते हुए हमारा हाथ खुल सके. अगर मैं चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ v इक्वल यू प्लस ए टी. ठीक है, अगर मैं v इक्वल यू प्लस ए टू लिखाऊंगा ना तो पहले मुझे टाइम मिल जाएगा. कौन सा टाइम? वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड से 30 मीटर्स पर सेकेंड पर पहुंच गई. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 30, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 एज गिवन इन द क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज 4.0, ये हमें ऑलरेडी पता है, एंड t एज इट इज. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 10 प्लस का था ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. तो 30 माइनस 10 इज 20. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4.0 इंटू टी. यहाँ से टाइम मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4.0 विच इज गोइंग टू बी 5.0 सेकेंड्स. टाइम मिल गया. अब आप यूज़ कर लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. Initial velocity is 10, time is 5.0 plus 1/2. Acceleration is 4.0 and time is again 5.0 whole square. तो सब कुछ ही हमें पता है. टाइम अभी हमने यहाँ से निकाला था, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे t की जगह 5.0 पुट कर दिया. Initial velocity 10 मीटर्स पर सेकेंड हमें पता है, एक्सेलरेशन 4.0 हमें पता है. तो ऑल आई हैव टू डू इज टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन वी आर गोइंग टू गेट द डिस्प्लेसमेंट एज 100 मीटर्स. सो आप ऐसे करो या ऐसे करो, एट द एंड ऑफ द डे आपका आंसर सेम आएगा. तो आप चाहें तो उस तरह मल्टीपल तरीक़ों से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अगेन दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट कभी कभार इतने बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एएस के. आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दोबारा से एक ट्रेन आ गया है जी, एंड नाउ दिस टाइम द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 50 मीटर्स पर सेकेंड व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक. अच्छा जी, तो ट्रेन आपका 50 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था. द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक एंड अ कांस्टेंट डिसेलरेशन. ठीक है ना, अब तो यहाँ पे कांस्टेंट का लफ्ज़ भी आ गया, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से यूज़ कर सकते हैं. ऑफ मैग्नीट्यूड 0.50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 100 सेकेंड्स. अब देखो कांस्टेंट डिसेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे एज माइनस 0.50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है,
और कितनी देर लगी फॉर 100 सेकेंड्स, सो आई एम गोइंग टू टेक टाइम एज 100 सेकेंड्स। मुझे क्या निकालना है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द ट्रेन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द ट्रेन का आसान मतलब यही होगा कि बताएं कि इस 100 सेकेंड्स के बाद ट्रेन की क्या हालत है, मतलब उसकी क्या वेलोसिटी है, मूव कर रहा भी है या नहीं मूव कर रहा। और फिर हमसे कहा गया कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं कि हम ज़रा जल्दी से v इक्वल यू प्लस ए टी लगा के ना इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज 50, एक्सेलरेशन इज -0.50 एज मेंशन द क्वेश्चन। टाइम की जगह हम 100 लिख देंगे। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस वी आर गोइंग टू गेट 0। तो 0 का मतलब ही यही है कि द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये ट्रेन जो है ना 100 सेकेंड बाद रेस्ट पर आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द ट्रेन आफ्टर दिस 100 सेकेंड, तो आप सिंपली कहोगे कि भाई फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। इसका मतलब द ट्रेन हैज कम टू रेस्ट आफ्टर 100 सेकेंड्स। आई होप कि मैं बहुत तेज नहीं जा रहा, फिर भी कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये जो हम पेस फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, इज इट फाइन और आई शुड डू इट मोर फास्ट और स्लो। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट ये ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल। तो उसके लिए मेरे ख्याल से 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा सकते हैं आप। एक्सेलरेशन आपको गिवन है एज -0.50, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट। फाइनल वेलोसिटी की जगह आप लिख दोगे 0 और इनिशियल वेलोसिटी की जगह लिख दोगे आप 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज पुट करो स्क्वायर एज इट इज। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 1.0 s इक्वल्स -50 स्क्वायर इज 2500। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आई विल बी लेफ्ट विद s इक्वल्स 2500 मीटर्स। ठीक है, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाली जा सकती है। कुछ लोग कह सकेंगे नहीं सर, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही तो जिंदगी है, हमें तो इस इक्वेशन से प्यार है। तो कर ले इससे प्यार, कोई मसले की बात नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह आप 50 लिख दो, टाइम की जगह आप 100 लिख दो, 1/2 एज इट इज। एक्सेलरेशन की जगह 0.5 लिख दो और अगेन टाइम की जगह 100 का स्क्वायर लिख दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे अगेन आंसर आपका वही आएगा 2500 मीटर्स। तो इट डजंट मैटर व्हाट एवर द इक्वेशन यू यूज, एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप विद द सेम आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चंस देखे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के, बट द पार्टी हैज जस्ट बिगिन। आइए ज़रा कुछ और पास पेपर क्वेश्चन करते हैं। ये एक एमसीक्यू है पास पेपर का। देखिए शुरू में बहुत ज़्यादा हम पेपर 2 के क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे काइनेमैटिक्स के, क्योंकि काइनेमैटिक्स में जो पेपर 2 का क्वेश्चन है ना, उसमें सब कुछ मिक्स आता है। ग्राफ्स मिक्स आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, सब कुछ मिला जुला के, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो हम एंड में ही कर सकेंगे पेपर 2 के क्वेश्चंस। अभी हम छोटे छोटे पेपर 1 के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, उसको हम असेस कर सकें। तो ये क्वेश्चन है भाई, एन ऑब्जेक्ट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड एन एक्सेलरेशन a, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट s एंड फाइनल वेलोसिटी v। द अबव इक्वेशन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये वही इक्वेशन है जो लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। कहता है कि भाई व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ज़रूरी है कौन सी कंडीशन इन इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए। तो हमने पीछे देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने की एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, द अबव 4 इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब यही कि देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर है, मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, बट द डायरेक्शन ऑफ ए सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एस। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के सेम होनी चाहिए या ऑपोजिट होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ए कैन नॉट बी द आंसर। फिर मुझसे कहा जाता है द डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ए इज द सेम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ज़रूरी नहीं कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो, ऑपोजिट भी हो सकती है। तो पहली बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात गलत है। तो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर बी एज अ करेक्ट ऑप्शन। Now C, the magnitude of A is constant and the direction of A is constant. Yes, in order for the acceleration to be constant ना, because acceleration vector है, तो उसका magnitude और direction दोनों ही change नहीं होना चाहिए। तो C is the correct answer। लास्ट में भी यही पंगा है जो उन्होंने कहा A डायरेक्शन ऑफ A should be same as the direction of V। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर
डी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए अब आ जाते हैं ज़रा ए लेवल्स के असरदार देखते हैं। तो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक स्प्रिंटर है ना, वो 100 मीटर की रेस दौड़ रहा है। तो स्प्रिंटर रन्स अ 100 मीटर रेस इन अ स्ट्रेट लाइन। ही एक्सेलरेट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर to reach his maximum speed of 10 meters per second. He maintains this speed until he crosses the finish line. Which time does it take the sprinter to run the race? ठीक है भाई, एक स्प्रिंटर है, यानी जो रेस में भाग ले रहे होते हैं, दौड़ भाग कर रहे होते हैं। 100 मीटर की रेस है टोटल। ठीक है भाई, वो स्टार्ट तो हमेशा रेस से होता है ना, पहले ये समझ लो। तो पहले ना उसकी स्पीड बढ़ती है, यहाँ तक कि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड ऑन एवरेज एक स्प्रिंटर 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा होता है, तो वो 10 मीटर्स पर सेकंड तक पहुंच जाता है। फिर वो अपनी इस स्पीड को मेंटेन करेगा अनलेस कि वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाए। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, सवाल सिंपल है कि भाई ये बता दो पूरे 100 मीटर की रेस में टोटल कितना समय लगा। तो पहले तो शुरू में एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है ना रेस से, यानी 0 से फाइनल वेलोसिटी 100 तक पहुंच गई। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 100 है, एक्सेलरेशन 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड है। आपने 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाया, एक्सेलरेशन 2.5 थी, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज, फाइनल वेलोसिटी इज 10 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर्स। तो मेरा ऑब्जेक्ट पहले 20 मीटर्स का जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ना, वो एक्सेलरेटेड मोशन में ट्रैवल किया। फिर जैसे ही उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड हो गई ना, फिर क्या हुआ, फिर वो ही मेंटेन्स दिस स्पीड अंटिल ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन। यानी टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस था ना, उसमें से 20 मीटर का डिस्टेंस वो था जो कि एक्सेलरेटेड मोशन था, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही थी ना, बंदे की वेलोसिटी 0 से 10 तक चली गई, फिर 100 की स्पीड से वो मूव करता रहा। अच्छा, इस 20 मीटर में इसने कितना टाइम लिया ना, जरा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली v इक्वल यू प्लस 80 लगाएंगे हम। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 2.5 इंटू टी। यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2.5 इज 4 सेकेंड्स। अब जरा इसका एक बेसिक स्केच बना लेते हैं। भाई ये टोटल 100 मीटर की दौड़ थी, पहला 20 मीटर बंदे ने ट्रैवल किया कितनी देर में, आप देख सकते हैं 4 सेकेंड्स में। तो ये t इक्वल 0 और ये हो गया t इक्वल 4 सेकेंड्स। इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल 0 पे फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड थी। अब जो बाकी 80 मीटर रह गए ना, ये वो डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, और वो कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, यकीनन 10 मीटर्स पर सेकेंड होगी। वही उसकी कांस्टेंट स्पीड है जो उसकी मैक्सिमम स्पीड पे वो पहुंच चुका था। तो अब हम क्या लिखेंगे कि भाई देखो, शुरू में तो एक्सेलरेशन थी 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन की स्टडी हो गई, हमने कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अब जो बाकी 80 मीटर्स है ना, इसमें एक्सेलरेशन क्योंकि 0 है, तो हम सिंपली ऐसे इक्वल वीटी लगा सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम के। लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है, सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जबकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो ना, या एवरेज वेलोसिटी आप यूज कर रहे हो, तो एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली। तो आपका डिस्प्लेसमेंट है 80, वो आपने नीचे यहाँ पे लाके 80 पुट कर दिया। आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। आपका टाइम हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना था, तो 80 डिवाइड बाई 10 टाइम हो जाएगा 8 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पहले इसने 4 सेकेंड लिया, बाकी इसने 8 सेकेंड लिया। तो अगर मैं इस 4 और 8 को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, टोटल 12 सेकेंड्स बन जाएगा ना। तो 4 + 8 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12। इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। नहीं, ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। काइनेमैटिक्स के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो आपको खुश होना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई खास स्ट्रैटेजिक अप्रोच है नहीं, सिंपल सी चीज़ है, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है। मे बी क्योंकि अभी आप नया इसको पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि ये थोड़ा लंबा है, और एग्जाम में इतना कोई डिटेल में डाटा बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बस बेसिक स्केच बनाएं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, आंसर निकालें और आगे निकलें। तो ये हो गया
पासिव है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है खेल। कहते हैं भाई, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी इन टाइम टी, व्हिच एक्सप्रेशन वुड नॉट गिव अ करेक्ट वैल्यू फॉर द बॉडीज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम टी। तो मेरे पास ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस मुझे दी हुई है ना, डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन दी हुई है मुझे, और मुझे फिगर आउट करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन गलत है, यानी वुड नॉट गिव अ करेक्ट वैल्यू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो हमें वैसे ही रटा हुआ है, इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता ना, तो ए तो करेक्ट आंसर है, हमें रॉन्ग आंसर की तलाश है ना, तो इसका मतलब ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसको देख के अक्सर लोग मार्क कर देते हैं वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर को रॉन्ग ना, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर वो इक्वेशन जो कि हमने नहीं पढ़ी, हमने तो पढ़ा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर ये इक्वेशन हमने नहीं पढ़ी है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूँ वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो v की जगह मैं लिख दूंगा u प्लस ए टी, और फिर t एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज ए टी स्क्वायर एज इट इज। समझ रहे ना आप मेरी बात? इस फाइनल वेलोसिटी की जगह मैंने लिख दिया u प्लस ए टी, बाकी एज इट इज मैंने उतार दिया, t यूं ही आ गया, माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर मैंने एज इट इज यहाँ पे लाकर छाप दिया। अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ ना, तो ये u इस t से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा u टी प्लस ये ए टी इस टी से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो 180 स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, तो दिस इज गोइंग टू बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओ हो, ये तो जानी पहचानी शक्ल है, ये तो बिल्कुल सही इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, इसका मतलब ए भी करेक्ट इक्वेशन है, बी भी करेक्ट इक्वेशन है, हमें तलाश है रॉन्ग इक्वेशन की। ठीक है, सी वैसे भी देख के पता लग रहा है कि बिल्कुल सही इक्वेशन है। 2as बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के, तो s बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह v प्लस यू इंटू वी माइनस यू लिख दूंगा, 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। तो जो हमारे पास आखिरी बच गया यकीनन वही गलत ऑप्शन होगा, बिकॉज चारों सही ऑप्शन हो नहीं सकते। और वैसे भी यहाँ नज़र आ रहा है जो डिस्प्लेसमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था v प्लस यू अपॉन टी इंटू टी, ये v माइनस यू है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये फिर करेक्ट ऑप्शन हो। तो यस, द करेक्ट इक्वेशन इज v प्लस यू ओवर 2 इंटू टी, सो डी इज द रॉन्ग आंसर। ऑलराइट जी, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On a particular railway, a train driver applies the brake of the train at a yellow signal. The distance of 1 kilometer from red signal where the train stops. The maximum deceleration of the train is 0.2 meters per second square. Assuming uniform deceleration, what is the maximum safe speed of the train at the yellow signal? देखिए, ट्रेन के बारे में बड़ा मशहूर ये है, एक तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये बहुत और पता होनी चाहिए, ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है, कनेक्टेड बॉडीज़ हैं, तो स्टेबिलिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं ना। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेन अगर एक ज़बरदस्त स्पीड के साथ मूव कर रही है ना, 100-120, अगर रावलपिंडी एक्सप्रेस ही है, तो उस पर अगर आप अचानक से एक झटके से ब्रेक लगा दोगे ना बहुत ज़बरदस्त, तो इतना ज़्यादा मोमेंटम है कि फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी स्टेबिलिटी में वो टॉपल कर सकती है। तो ट्रेन का तरीक़ेकार ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता तमीज़ से ब्रेक लगाया जाता है, इतना ब्रेक लगाया जा सकता है कि आप देखते हैं 1 किलोमीटर बाद ये रुकता है। तो रूल ये कि एक येलो सिग्नल जब उसको नज़र आता है तो वहाँ पर ट्रेन पर ब्रेक लगता है, तब जाके वो रेड सिग्नल पर खुद ब खुद रुक जाता है। आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन डिसेलरेशन बहुत छोटी है, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल डिसेलरेशन। ठीक है, तो आप देखो भाई आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर्स यानी 1 किलोमीटर्स। आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है बिकॉज इवेंचुअली द ट्रेन हैज़ टू कम टू रेस्ट, और आपका जो एक्सेलरेशन है ना वो टेक्निकली -0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है बिकॉज डिसेलरेशन है ना, तो मुझे इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अब पूछता ये कि मैं बताऊँ किस स्पीड के साथ आना चाहिए, कौन सी मैक्सिमम स्पीड है, मतलब ये वो स्पीड है जिस पर रेस्ट पर आ जाएगा, अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो नहीं आ सकेगा, तो यही वो मैक्सिमम स्पीड है जिसके साथ ट्रेन को आना चाहिए। इससे कम हो सकती है स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से अगर मैं सिंपली 2as = v² - u² लगा दूँ तो 2 एज इट इज़
एक्सेलरेशन इज -0.2, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 10⁻³ यानी 1000 मीटर्स, इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग दैट आई नीड टू फिगर आउट, वही तो मुझे निकालना है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल बी लेफ्ट विद 2 × 0.2 × 1000 इक्वल्स 400, राइट हैंड साइड पे दिस इज इक्वल टू -u स्क्वायर, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल्स 220 मीटर्स पर सेकेंड। तो द आंसर इज बी। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा इन रिकॉर्डिंग्स को देखते हुए, इन लेक्चर्स को सुनते हुए, जैसे ही कोई पास पेपर का एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन सामने आया करे तो पहले लेक्चर को पॉज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व खुद से किया करें और फिर यहाँ से वर्किंग देखा करें, ताकि थोड़ा सा आप इन्वॉल्व हो सकें, या मेरे साथ साथ कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ किया करें। अक्सर लोग कैलकुलेटर यूज़ करने में भी अपने मार्क्स को अच्छा खासा लूज़ करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द कैलकुलेटर राइट। Anyways, G, moving on to the next question. In a cathode ray tube, an electron is accelerated uniform in a straight line from a speed of 4 exponent 3 meters per second to 2 exponent 7 meters per second. तो बहुत मैसिव चेंज इन स्पीड आया है। इलेक्ट्रॉन होता भी बहुत छोटा सा मास है, बहुत छोटा मास है, 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg उसका मास है, बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा सी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ले जाओ ना, तो बहुत सॉलिड एक्सेलरेशन उसके अंदर आती है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, और वेलोसिटी कहाँ चली गई है, 10⁻³ से 10⁻7 पे चली गई है। ठीक है जी। तो बहरहाल हमसे कहा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो हम मेरे ख्याल से इनिशियल वेलोसिटी इज 4 exponent 3 meters per second, फाइनल वेलोसिटी इज 2 exponent 7 meters per second एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मिलीमीटर्स। तो अगर मैं चाहूँ तो अगेन दोबारा से 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यूज़ कर लूँगा। 2 एज इट इज़ a मुझे पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 10 × 10⁻³ देखिए ये 10 मिलीमीटर्स है ना, तो ये वाला 10 तो एज इट इज़ आ गया, इस मिलीमीटर में मिली की जगह मैं पुट कर दूंगा 10⁻³ तो दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज 2 exponent 7 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 4 exponent 3 स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2.0 exponent 16 meters per second square। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Alright, G, moving on towards the next question. It says a bicycle brakes so that it undergoes uniform deceleration from a speed of 8 meters per second to 6 meters per second over a distance of 7 meters. ठीक है। If the deceleration of the bicycle remains constant, what further distance will it travel from coming to rest? देखिए पहले तो 8 meters per second से ना 6 meters per second पे आ गया ये, बाय कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7 मीटर्स। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन काफ़ी है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 8 मीटर्स पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर्स पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 7 मीटर्स ना। तो आप सिंपली 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाओगे तो 2 एज इट इज़, a एज इट इज़, s की जगह 7 लिख देंगे हम। फाइनल वेलोसिटी इज 6 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 8 स्क्वायर, ये 7 × 2 हमारे पास हो जाएगा 14 और 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 64। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगेन एक्सेलरेशन नेगेटिव आने की लॉजिक बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकेंड से 6 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। अब क्या कर रहा है, इसी डिसेलरेशन के साथ ये चल रहा है। अब फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो अब फर्दर, अब 8 से 6 पे तो आ गया है ना, अब इसे 6 से 0 पे जाना है। तो अब यही काम करो, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं 6 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आप ले लो -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी आप ले लो 0। फिर दोबारा 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाओ। क्वेश्चन में बोला है ना इफ द डिसेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो डिसेलरेशन आपने यहाँ पे निकाली है ना, वही डिसेलरेशन अब आप इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस एक्सेलरेशन की जगह मैं लिखने वाला हूँ -2s एज इट इज़, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 × 2 इज -4s इक्वल्स -36, सो s इज इक्वल्स टू 9 मीटर्स। तो यहाँ पर B इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पास पेपर्स में कुछ लोग
इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं। कहता है भाई इन ऑर्डर दैट अ ट्रेन कैन स्टॉप सेफली इट विल ऑलवेज पास अ सिग्नल शोइंग अ येलो लाइट बिफोर इट रीचेज द सिग्नल शोइंग अ रेड लाइट। ये अभी हमने पीछे देखा है, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन ज़रा दोबारा पूछा गया। द ड्राइवर्स अप्लाई द ब्रेक एट येलो लाइट एंड दिस रिजल्ट्स इन द यूनिफॉर्म डिसेलरेशन टू स्टॉप एग्जैक्टली एट द रेड लाइट। ठीक है, फेयर इनफ। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन द रेड एंड येलो लाइट इज एक्स। ठीक है ना, तो यूजली येलो लाइट पे ब्रेक लगती है, एक कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करता है और फिर फाइनली रेड लाइट पे जाके वो रुक जाता है। अब देखो असल खेल यहाँ से शुरू होता है। कहता है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 20%। अब क्या हुआ, अब ट्रेन की स्पीड को 20% बढ़ा दिया। अगर ट्रेन की स्पीड पहले 100 थी तो अब 120 हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर स्पीड बढ़ रही है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ रही है जिससे ट्रेन येलो लाइट तक पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप उतनी ही डिसेलरेशन के साथ विदाउट चेंजिंग द डिसेलरेशन ऑफ द ट्रेन, उतनी ही डिसेलरेशन के साथ ये जो ट्रेन होगा ना, ये ऑब्वियसली रेड लाइट पे जाके नहीं रुकेगा बल्कि ये आगे जाके रुक जाएगा। तो अब जो रेड और येलो लाइट का डिस्टेंस है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही कह रहा है व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइट ना। तो अब रेड और येलो लाइट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि देखिए आपका लेट्स से एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी पे ना जब ब्रेक लगती थी तो एक पर्टिकुलर डिसेलरेशन आती थी जिसके बाद वो रेस्ट पर आ जाता था। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो ही बढ़ा दिया गया है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ही बढ़ा दी गई है तो उतनी ही डिसेलरेशन पे वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सवाल ये कि अब वो अगर पहले डिस्टेंस x ट्रैवल कर रहा था तो अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1.2x, 1.25x, 1.44x या 1.56x। तो ऐसे में पहले तो हम केस 1 देखते हैं। जब आम जिंदगी में क्या होता था कि जी 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। शुरू में हमारे पास क्या होता था कि लाइक डिसेलरेशन है ना, तो मैं इसको माइनस ए लिख देता हूँ इंटू एक्स इक्वल वी इज फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज लाइक लेट्स कीप इट u सिंपल। तो ये -2ax बराबर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर के। यहाँ से आप नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल कर दोगे, आपके पास x बराबर हो जाएगा u स्क्वायर ओवर 2a के। सही है। अच्छा, ये तो डिस्प्लेसमेंट था उस वक्त जब लेट्स से कोई भी एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी u थी। सही है। अब क्या हो रहा है भाई, अब एक नई जिंदगी आ गई है, केस 2, यानी यही सिनेरियो है, बट सिर्फ फर्क क्या हो गया कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना वो 20% बढ़ गई है। तो वही 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे, एक्सेलरेशन माइनस ए लिख देंगे, एस एज इट इज लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं 1.2 यू स्क्वायर लिखूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि भाई ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड थी ना वो 20% बढ़ गई है। तो पहले अगर u थी ना तो अब 1.2 u हो जाएगा। 20% इंक्रीज करने का मतलब ये है ना 1 u से 1.2 u हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, दिस इज गोइंग टू बी -2as इक्वल्स -1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44 u स्क्वायर एज इट इज। तो अब ये दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास s बराबर हो जाएगा 1.44 एज इट इज u स्क्वायर ओवर 2a के। अब अगर आप गौर करें तो जो u स्क्वायर ओवर 2a था ना ये x के बराबर था। तो मैं लिख सकता हूँ कि s इक्वल्स 1.44 टाइम्स इस u स्क्वायर ओवर 2a की जगह मैं x लिख दूंगा, तो 1.44x यानी C इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चों को पास पेपर सॉल्व करते हुए थोड़ा सा परेशान करता है, बट मेरे ख्याल से ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ईजिली प्ले विद दिस। एनीवेज मूविंग ऑन द न्यू क्वेश्चन। ये भी बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ट्रेन से लगता है एग्जामिनर को कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, इसलिए पास्ट पेपर्स में इक्वेशन और मोशन क्वेश्चन में ट्रेन के ऊपर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ये है सिंपल सा क्वेश्चन। द डायग्राम शोज एन अरेंजमेंट टू स्टॉप द ट्रेन दैट आर ट्रैवलिंग टू फास्ट। ये ट्रेन की डायरेक्शन है, एक मार्कर 1 है, एक मार्कर 2 है, वही रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला सीन है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट अंदाज है। ट्रेन कम फ्रॉम लेफ्ट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है भाई, 50 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आती है, मार्कर 1 पे ये पहुंचती है। ठीक है,
At marker 1, the driver must apply the brakes so that the train decelerates uniformly in order to pass mark 2 at no more than 10 meters per second. तो मार्क 1 पे अगर ये एंटर हो रहा है 50 मीटर्स पर सेकेंड से या जिस भी स्पीड से, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्कर 2 पर जो है ना, इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 10 हो जाए, उससे कम हो जाए, जिससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. The train carries a detector that notes the time when the train passes each marker. Will apply an emergency brake if the time between passing marker 1 and marker 2 is less than 20 seconds. ठीक है. अब अगर यहाँ से आने वाली ट्रेन जब यहाँ से यहाँ गुजरती है, तो जैसे ही अगर मिसाल के तौर पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि टाइम नोट करते हैं जैसे ही ट्रेन यहाँ से एंटर होता है और फिर यहाँ तक पहुँचता है. तो अगर वो टाइम मेजर करते हैं और देखते हैं कि अगर 20 सेकेंड से कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये ओवर स्पीडिंग चल रही है, यानी कि ये फास्ट चल रहा है. तो सेंसर्स ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि वो ब्रेक्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो कहा जा रहा है हाउ फार फ्रॉम मार्कर 2 शुड मार्कर 1 बी प्लेस. तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए. इतनी लंबी कहानी है, लेकिन वो मशहूर कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, है वही 2 रुपए का क्वेश्चन. भाई ये एंटर हुआ है आपके पास 50 मीटर्स पर सेकेंड से 10 मीटर्स पर सेकेंड आखिरी स्पीड है जो हम बर्दाश्त करेंगे, और 20 सेकेंड्स वो टाइम है जिससे कम टाइम लगना नहीं चाहिए. तो मेरे ख्याल से ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गई. और आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए ना, हाउ फार पॉइंट 2 मार्कर 2 मार्कर 1 से कितना दूर होना चाहिए, यानी आपको एस चाहिए. तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, वो जो हमने शुरू में बनाया था, एस इक्वल वी प्लस यू ओवर 2 इंटू टी के, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 10, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 50, टाइम हमें पता है 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड से. सॉरी, ये 2 एज इट इज़ है, इस टी की जगह हम यहाँ पे 20 लिखेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 मीटर्स, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर. एक और क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा मजे का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन जो आपको बहुत कॉमन मिलेंगे, ये यूनिवर्सिटी टेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. कहता है भाई एक गुड्स ट्रेन है जो कि पास थ्रू अ स्टेशन एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. एन एक्सप्रेस ट्रेन इज एट रेस्ट एट द स्टेशन. ठीक है, गुड्स ट्रेन यूजली कम स्पीड से मूव करते हैं. तो आप ये देख रहे हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोडेड होते हैं वो, तो वो यूजली 10-12 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हैं. तो वो ऑलरेडी स्टेडी स्पीड से एक गुड्स ट्रेन मूव कर रहा है. ठीक है, फिर ये एक्सप्रेस ट्रेन है भाई, ये ऑब्वियसली पैसेंजर को लेके जाती है. पैसेंजर को 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से आप लेके नहीं जा सकते, तो वो अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रही होती है. तो इसके साथ सीन ये हुआ कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, वो अभी लेकिन इनिशियली रेस्ट पर है ना. तो गुड्स तो ऑलरेडी मूव कर रहा है, गुड्स ट्रेन 10 मीटर्स पर सेकंड के साथ. एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके अंदर 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की, लेकिन वो इनिशियली रेस्ट पर है. तो एक्सप्रेस ट्रेन शुरू में रेस्ट पर है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी और बढ़ती जाएगी, यानी कि 10 से आगे भी चली जाएगी. जबकि गुड्स ट्रेन जो है ना, वो 10 की स्पीड से ही मूव कर रहा है. तो शुरू में तो गुड्स ट्रेन आगे, लेकिन बाद में क्या होगा, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते 10, 12, 15, 20 न जाने कितनी हो जाएगी. तो इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा ना, जब गुड्स ट्रेन को आपकी एक्सप्रेस ट्रेन क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी. तो the express train leaves the station with a uniform acceleration of 0.5 meters per second square just as the goods train goes past. Both trains move in the same direction on a straight parallel track. How much time passes before the express train overtakes the goods train? ठीक है, तो कितना समय लगेगा जिसके बाद जो एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद थी, वो फाइनली इस गुड्स ट्रेन को, जो कि एक स्टेडी स्पीड के साथ मूव कर रही थी, इसको ओवरटेक कर देगी. तो यहाँ पे हमें ना 2 डाटा अलग बनाना पड़ेगा. गुड्स ट्रेन का डाटा अलग बनेगा, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो v बराबर है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के. आप सिंपली s इक्वल वी टी यूज़ करो. वेलोसिटी 10 है, टाइम आपको पता नहीं है, डिस्टेंस आपको पता नहीं है. s इक्वल वी टी इक्वेशन 1 बनाओ और इसको ठंडा कर दो. अब आप मूव करो एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ. एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सीन ये था कि भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर.
और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता, तो आप एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी एज इट इज़ 1/2, एक्सेलरेशन 0.5 है, टी स्क्वायर एज इट इज़, तो ये हो जाएगा एस इक्वल 0.25 टी स्क्वायर। इसको आप सेकेंड इक्वेशन बना दो। अब क्या करो, अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो भाई, दोनों सेम ही टाइम लेंगे ना, और मुझे उसी टाइम का तलाश है ना, मुझे वही टाइम चाहिए जब वो हसीन लम्हा जबकि मेरा एक्सप्रेस ट्रेन इस गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूं तो आप देख सकते हैं s बराबर है 10t के और s बराबर है 0.5 टी स्क्वायर के, तो 10t बराबर हो जाएगा 0.25 टी स्क्वायर के। दोबारा देखें, s बराबर है 10t के और s बराबर 0.25 टी स्क्वायर के, तो ऑब्वियसली दोनों ही s के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो 10t बराबर हो गया 0.5 टी स्क्वायर के। अब कुछ भी नहीं बचा, t से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0.25, 10 over 0.25 इक्वल्स टी, यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 40 सेकेंड्स, और द करेक्ट आंसर इज डी। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। कहता है जी अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट, अच्छा मोटरिस्ट का मतलब मोटरसाइकिल नहीं होता भाई, कार भी मोटरिस्ट ही चलाता है। अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट 10 मीटर्स पर सेकेंड कैन ब्रिंग द कार टू रेस्ट इन अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ही बी ब्रिंग द कार टू रेस्ट फ्रॉम 30 मीटर्स पर सेकेंड यूजिंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स सेम है, मतलब एक्सेलरेशन सेम है। पहले तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे शुरू में ये चल रहा है कि मोटरिस्ट ना 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था और वो फाइनली रेस्ट पर आ गया, और जो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस था वो 10 मीटर्स था। तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, और डिस्प्लेसमेंट था आपका 10 मीटर्स। तो यहाँ से आप पहले डिसेलरेशन निकाल लो, तो 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगेन माई फेवरेट इक्वेशन। 2 एज इट इज, ए की जगह मुझे वही निकालना है, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की जगह आई विल राइट 10, फाइनल वेलोसिटी इज 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 10 स्क्वायर, तो ये 10 इंटू 2 विल बी 20, ए इक्वल्स माइनस 10 का स्क्वायर इज 100, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही एक्सेलरेशन है, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स सेम है, मुझे कार को रेस्ट पर लाना है 30 मीटर्स पर सेकेंड से 0 पर। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 30 ले लो, एक्सेलरेशन वही -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लो जो अभी आपने निकाला है, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स तो सेम है। फाइनल वेलोसिटी आप ले लो 0, क्योंकि इवेंचुअली उसको रेस्ट पर आना है। फिर आप वही 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाओ, एक्सेलरेशन वही -5, s अब की बार आप निकाल लो, यानी वो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो आपने निकालना है, तो s एज इट इज। फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटीज, क्योंकि उन्होंने बोला ना अब स्पीड 30 होनी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इज नाउ 30 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -10s इक्वल्स -900, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। s इज गोइंग टू बी 90 मीटर्स, सो d इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जी। A car is traveling with uniform acceleration along a straight road. The road has a marker post every 100 meters. When the car passes one post, it has a speed of 10 meters per second. And when it passes the next, it has a speed of 20 meters per second. What is the car's acceleration? आपको कार की acceleration निकालनी है। तो I don't think इसमें कोई बहुत मुश्किल बात है। 10 की स्पीड से गुजरता है, 20 की स्पीड से निकल जाता है, और दोनों मार्कर के बीच का डिस्टेंस 10 है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज 10, फाइनल वेलोसिटी इज 20, द डिस्प्लेसमेंट इज 100। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, आप यूज़ करो 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 एज इट इज, a एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट की जगह 100 लिख दो आप, फाइनल वेलोसिटी की जगह 20, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 10। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो b इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आपकी इन इक्वेशंस की ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाए ना एक बार, तो उसके बाद असल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। ये 2-2 रुपए के क्वेश्चंस हैं।
इनमें से 2-3 अच्छे MCQs थे, बट ज़्यादातर फारिग ही हैं। बट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ना क्या होगा कि आपकी एटलीस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आपका हाथ साफ हो जाएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओ लेवल्स में तो आपने पढ़ा ही नहीं है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो यहाँ पे अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर ग्राफ्स वगैरह पढ़ने का मज़ा अलग है, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, फ्री फॉल मोशन, सब बड़े मज़े की चीज़ें, बट थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और मज़े का क्वेश्चन है। एक बॉडी है, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ while traveling in a straight line between points x, y and z. Distances between x, y and y, z are both 40 meters. Time to travel from x to y is 12 seconds and y to z is 6 seconds. मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन से बेहतर है कि एटलीस्ट एक बेसिक स्केच बना लिया जाए। ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, ये पॉइंट z, x से y और y से z दोनों का डिस्टेंस 40 मीटर्स है। फिर मुझसे कहा जाता है कि भाई t=0 पे यहाँ आया, t=12 पे यहाँ आया और t=18 सेकेंड्स पे यहाँ आया। कैसे? देखो, कहता है x से y का डिस्टेंस है 12, तो मैंने इसको 12 सेकेंड्स लिया। फिर कहता है y से z का डिस्टेंस है 6, तो 6 सेकेंड्स का अगर टाइम इसको यहाँ से लग रहा है y से z तक जाने में, तो 12 सेकेंड्स में 6 सेकेंड्स ऐड करो तो ये हो जाएगा 18 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि जी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, आप एक्सेलरेशन निकाल दो। थ्रू आउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम x टू y, यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा, जब मैं इसको यूज़ करूँगा ना तो मेरे पास आ जाएगा s = ut + ½ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता ना, पॉइंट x पे वेलोसिटी क्या, सारा मसला ही है। तो s की जगह मैं लिख दूंगा सिंपली 40, क्योंकि डिस्टेंस तो मुझे पता है ना 40 है। इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम मुझे पता है 12 है, और 1/2 एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है। ठीक है, और टाइम कितना है जी 12²। तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम की जगह 12 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा 40 = 12u + 72a। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो मुझे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता ना, इसलिए मेरी जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन है ना, वो फंस रही है। यानी आप देख रहे हैं कि मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है। बट खैर सब्र रखें, अभी क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन है। पहले मैंने x से y अज्यूम किया था ना, अब मैं x से z अज्यूम करूँगा, तो मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी, वो ज़रा चेक करते हैं। तो अगर मैं लिखूँ फ्रॉम x टू z, तो अगेन s = ut + ½ at²। अब की बार जो डिस्टेंस होगा वो पूरा काउंट होगा ना 80 मीटर्स का। इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम अब मैं ऑब्वियसली पूरा टाइम लूँगा 18 सेकेंड्स +½ एज इट इज। एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, टाइम मुझे पता है 18 का स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 80 = 18u + 162a। अच्छा भाई, कैलकुलेटर में ना आप डायरेक्टली इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, u का भी और a का भी। वैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग की हुई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद योर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0.37 मीटर्स/सेकेंड²। तो यहाँ पर आकर हमारे ये बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बात करूँगा। ग्राफ्स को बड़े डिटेल में, बड़े अच्छे से हमें समझना है, बिल्कुल तोड़ के। हर ग्राफ ग्रेडियंट क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, वो पता नहीं क्या क्या, बहुत मज़े का बड़ा डिटेल लेक्चर है जो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में मिलने वाला है। बट इससे पहले इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, और नॉट टू मेंशन लेक्चर के एंड में देखने के बाद ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। पर्टिकुलरली स्पीड के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं जा रहे। तो आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।